आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल में झारखंड में 4 काल थे: मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल। सबसे पहले हम लोग मौर्य काल के बारे में देखेंगे। तो इतिहासकारों के अनुसार झारखंड का जो क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत ही शामिल था। और चंद्रगुप्त मौर्य मगध का साम्राज्य था, मगध का सम्राट था। अब देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सबसे पहले कौटिल्य कौन था? तो कौटिल्य जो थे वो उन्हीं का नाम चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। अब वो हम लोग जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे डिटेल से। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के बारे में क्या वर्णित है तो उसके बारे में देखते हैं। तो कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में झारखंड का जो नामकरण किया था वो कुक्कुट देश या कुक्कुट था। मैं इसको याद करा चुकी हूँ चूँकि कौटिल्य को कूटनीति आती थी। इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। क से कौटिल्य, कु से कुक्कुट, या फिर कूटनीति से कूट कर लीजिए, कुक्कुट देश। उसके बाद देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये भी वर्णित था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ के जो वनवासी है उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए तथा मगध क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसका नाम था आटविक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मगध और मौर्य साम्राज्य तथा दक्षिण भारत का जो व्यापारिक मार्ग था वो झारखंड से ही होकर गुजरता था। उसके बाद देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इंद्रवाहक नामक नदी का वर्णन है, ठीक है। और उसने कहा है कि उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इंद्रवाहक नदी से हमें मतलब हीरा की प्राप्ति होती है। और जो इंद्रवाहक नदी है, अभी का जो ईव और शंख नदी है, उन नदी घाटी क्षेत्र का ही कोई इलाका था इंद्रवाहक नदी उस समय का। अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन दक्षिणापथ मार्ग जो है वो झारखंड से ही होकर गुजरता था। आगे हम लोग देखते हैं कि अशोक के 13वें शिलालेख में आटविक नाम का उल्लेख हुआ है। ये ध्यान रखना है, आटविक नाम का उल्लेख। तो आटविक नाम का जो उल्लेख किया वो उड़ीसा से बघेलखंड, जो अभी कहाँ है, वर्तमान छत्तीसगढ़ में, के मध्य का क्षेत्र था और उसी के अंतर्गत हमारा झारखंड भी आता था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का क्या नाम था? तो ये है आटविक। ये क्वेश्चन पूछ चुका है 7th to 10th JPSC में। ये क्वेश्चन शायद पूछ चुका है कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड के लिए किस नाम का उल्लेख किया गया है, तो उसका होगा आटविक। तो इसे अ से अशोक, अ से आटविक, इसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए इसके भी लास्ट में क है, इसके भी लास्ट में क है। अ से अशोक और अ से आटविक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और इस क्षेत्र में जो निवास करने वाली जनजातियाँ थी उन्हें आटव या आटवी कहा जाता था। और इस पर अशोक का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित था। और अशोक ने इन जनजातियों में अपने बौद्ध धर्म का, जो अशोक का एक धर्म था, अशोक अपने धर्म के प्रचार के लिए रक्षित नामक एक व्यक्ति को भेजा था। और फिर से देखते हैं कि अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में जो आटविक नाम का उल्लेख किया है वो उड़ीसा से बघेलखंड क्षेत्र के मध्य का क्षेत्र था और उसी के अंतर्गत हमारा झारखंड भी आता था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछा गया है कि झारखंड के लिए अशोक के 13वें शिलालेख में कौन सा नाम उल्लेख किया गया है, तो वो आटविक है। और इस क्षेत्र में जो वनवासी निवास करते थे उन्हें आटव या आटवी कहा जाता था और इन पर अशोक का पूर्णतः नियंत्रण था। और इन जनजातियों में अपने धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने रक्षित नामक एक व्यक्ति को भेजा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्य काल के बाद का काल। तो इस समय भारत में विदेशी आक्रमणकारियों ने अपना राज्य स्थापित किया। भारत में अपना राज्य स्थापित कर चुका था विदेशी आक्रमणकारियों ने। और इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसका प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देता है। तो ये हम लोग को कैसे पता चला कि झारखंड में भी विदेशी व्यापारियों का संबंध था झारखंड से भी? तो उसके लिए हम लोगों को कुछ प्रमाण मिले हैं, जैसे कि सिंहभूम में हमें
रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। इससे पता चल रहा है कि हाँ यहाँ व्यापार हो रहा था, तभी तो यहाँ सिक्का आया। तो क्वेश्चन पूछ चुका है कि सिंहभूम में किस साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बहुत रहेगा, लेकिन आप लोग को मैं याद करा दे रही हूँ कैसे याद रखना है। सबसे पहले यहाँ देखिए सिंह है, सिंह, तो सिंह मतलब शेर, और शेर लोग अपना मन का करते हैं। यहाँ से मन पकड़िए, सिंह लोग हमेशा अपनी मन की करता है। तो क्या हो जाएगा, सिंहभूम में जो सिक्का मिला था वह रोमन साम्राज्य के सिक्के थे। सिंह लोग अपना मन का करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चाईबासा। अब देखेंगे हम लोग चाईबासा। तो चाईबासा क्या है, तो पश्चिमी सिंहभूम का, पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है चाईबासा। तो चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के की प्राप्ति हुई है। इसे कैसे रिलेट करें, तो देखिए इंडो में इंडो को पकड़िए और यहाँ से चाय को पकड़िए। इंडो से कर लीजिए कि इंडियन लोग का सुबह जो होता है वो चाय से होता है। तो चाईबासा इंडो सिथियन सिक्के। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को इस तरह से रिलेट करने से याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे रांची। रांची में है कुषाण कालीन सिक्के की प्राप्ति हुई है। ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। कनिष्क के प्रभाव में था। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। तो अगर वहाँ पे कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं तो इसका मतलब यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। अब इसे कैसे याद करें, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि रांची से किस काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसको कैसे याद करना, देखिए यहाँ शान, देखिए शान, शान, शान मतलब आप लोग ये शान समझ लीजिए, शान वाला। तो रांची में अगर कोई रहेगा तो एकदम शान से ही नहीं रहेगा। रांची में कौन रहेगा, अच्छा अच्छा आदमी लोग रहेगा। तो रांची में रहने वाले लोग एकदम शान से रहते हैं। तो इससे याद कर सकते हैं कुषाण कालीन सिक्के जो हमें रांची से प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं गुप्त काल में। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गुप्त काल में ही अधिकतर सोने के सिक्के चले थे। और जब मैं आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तब इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। और इंडियन हिस्ट्री से याद आया कि अभी आप लोग, मैं तो झारखंड का हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो चुकी है, वो भी आधुनिक भारत। तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हजारीबाग के मदुई पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। तो हजारीबाग का कोई मदुई पहाड़ करके है, वहाँ से हमें गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर एक मंदिर की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्त काल की ही देन माना जाता है। जब हम लोग जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे मुंडा, पाहन, महतो ये सब क्या है। तो ये सब जो वर्ड आए हैं अभी, ये सब जो है, जो प्रथा चल रही है, ये सब गुप्त काल की ही देन माना जाता है। देखेंगे उसके बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र पर अपना विजय अभियान चलाया था, जिसका वर्णन आठवीं विजय करके मिलता है। उसने जो विजय अभियान चलाया था झारखंड में, उसे आठवीं विजय के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, उसके दरबारी कवि जो हरिसेन थे, उसके द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति कहा जाता है, उसमें छोटानागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया गया था। मैं इसे पिछली कक्षा में जब झारखंड का नामकरण पढ़ा रही थी उस समय पढ़ा चुकी हूँ, एक बार फिर बता दे रही हूँ। समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या झारखंड का नाम है, तो मुरुंड देश। तो इसको कैसे याद की थी, तो समुद्र में अगर कोई डूबेगा तो मुरू हो जाएगा, मर जाएगा, इस तरह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव भी इस क्षेत्र में था, मतलब झारखंड में था। और उसी के काल में चीनी यात्री फाइयान भारत आया था, और जिसने झारखंड के क्षेत्र को कुक्कुड कहा था। ये भी मैं याद करा चुकी हूँ कि फाइयान ने क्या कहा था झारखंड को, तो कुक्कुड।
इसके लिए क्या ट्रिक था, तो यान से कौन आता है, लाड लोग, कुक्कुट लाड। अब इस काल के जो अवशेष हैं वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मतलब इस काल मतलब गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हजारीबाग का मधुई पहाड़, उसमें क्या मिला है, तो पत्थरों को काटकर 4 मंदिर। सतगावा, सतगावा, सतगावा कहाँ है, तो कोडरमा में है। सतगावा कोडरमा में, इसको इस तरह याद रख सकते हैं, अगर 7 जन साथ में हैं तो डर नहीं लगेगा, कोई डर नहीं, कोडरमा में है। वहाँ क्या मिला है, तो मंदिरों के अवशेष। अब देखते हैं पिठोरिया, जो कहाँ है, मतलब वर्तमान अभी रांची। तो वहाँ पे क्या मिला है, पहाड़ी पर कुआं। पहाड़ी पर कुआं मैंने कोई ऊंचा जगह में ही कुआं है, तो आप ऐसे याद करें, पीठ में कुआं, याद हो जाएगा पिठोरिया, कुआं, पीठ में कुआं या पहाड़ी पर कुआं, पिठोरिया, रांची। नेक्स्ट देखते हैं गुप्तोत्तर काल, मतलब गुप्ता काल के बाद वाला काल। तो ह्वेनसांग के अनुसार, ह्वेनसांग के अनुसार क्या था कि समुद्रगुप्त के बाद शशांक ने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब शशांक कौन था, तो गौड़ शासक शशांक था, मतलब पश्चिम बंगाल का शासक था शशांक। उसने गुप्ता काल के बाद, मतलब समुद्रगुप्त के बाद शशांक ने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। शशांक ने बौद्ध धर्म विरोधी नीति चलाकर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान का प्रयास किया। जो शशांक था वो बौद्ध धर्म का विरोधी था, तो यहाँ पे उसने बौद्ध धर्म विरोधी नीति को अपनाया और हिंदू धर्म को का पुनरुत्थान करने का प्रयास किया। शशांक शैव धर्म मानने वाला था, तो उस शशांक शैव धर्म मानने वाला था, इसलिए उसने दुलमी, तेलकुपी, पाकवीरा आदि जगहों पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। और शशांक क्या था, तो यह बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था तथा जिसकी राजधानी कर्णस्वर्ण मतलब मुर्शिदाबाद, अभी पश्चिम बंगाल में है। इसने 2 राजधानियां स्थापित की, पहला था संथाल परगना का बड़ा बाजार और दूसरा था दुलमी, अभी पुरुलिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। जितना भी हम लोग शासक पढ़े उसमें से यह पहला शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हर्षवर्धन, ये वर्धन वंश का है, वर्धन वंश का था। इसके शासनकाल में काजांगल किसको बोला जाता था, तो राजमहल को का कुछ भाग शामिल था। इसका जो शासनकाल में इसका क्षेत्र के अंतर्गत राजमहल का कुछ क्षेत्र शामिल था। उसके बाद है काजांगल, राजमहल में ही हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला था और यहीं पे ही हर्षवर्धन और ह्वेनसांग, इसको किसी ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, दोनों की भेंट हुई थी और ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की है। तो उसने राजमहल की चर्चा की है और राजमहल के लिए उसने एक नाम भी दिया था, राजमहल के लिए नाम दिया था किचिंग कायला, किचिंग कायला करके एक नाम था राजमहल के लिए। तो मैं बता चुकी थी कि सॉन्ग जैसा ही लग रहा है, सा रे गा मा उस टाइप का। तो किचिंग कायला ह्वेनसांग ने राजमहल के लिए कहा था और जो उसका पहाड़ी क्षेत्र था, उसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए क्या नाम था, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र के लिए क्या था, तो दामिनी को था, दामिन ए को, दामिनी को का मतलब ही पहाड़ी होता है। अब अन्य तथ्य में और एक चीज़ बताना था यहाँ थोड़ा सा, जब पुराना नाम देख ही लिया तो देवघर का पुराना प्राचीन काल में देवघर को हरित किवाना नाम से नाम था प्राचीन काल में। एक क्वेश्चन पूछ चुका है SIPT में कि झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर होगा देवघर। अब हम लोग देख लेते थोड़ा सा अन्य तथ्य।
तो उसमें क्या है कि नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। जब मगध में नंद वंश का साम्राज्य शासन चल रहा था, उस समय झारखंड मगध साम्राज्य का ही हिस्सा था। और नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी, और तथा यहाँ की जनजातियाँ भी, यहाँ की जनजातियाँ भी सेना में शामिल होती थी, सेना में शामिल। अब देखते हैं, झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता था। मतलब झारखंड में दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम स्थान है लातेहार का टोरी, मतलब लातेहार जिला। तो वहाँ तक, उस नदी का जो उद्गम स्थल है, वहाँ तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। और झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखते हैं, 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुका है, बहुत मतलब 3-4 बार क्वेश्चन पूछ ही चुका है, सिर्फ घुमा घुमा के पूछा गया है। कभी पूछ लिया है कि 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह ने कौन सी सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया, तो 13वीं सदी। तो कभी घुमा के पूछ लिया है कि, अच्छा दोनों बार सेम ही क्वेश्चन पूछा है, नहीं सॉरी, मतलब एक बार पूछा है कि जो राजा जयसिंह था वो कहाँ का राजा था, तो मतलब घुमा घुमा के पूछा है, ये इम्पोर्टेंट है। और एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कुक्कुट या कुक्कुट देश शब्द का प्रयोग किया गया था। और एक चीज़ था कि हाँ, इंद्रवाहक नदी से हीरा मिलने की चर्चा थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और ये नदी जो था संभवतः अभी का जो ईव और शंख नदी है उसी का घाटी क्षेत्र था। और एक था कि अशोक के 13वें शिलालेख में आटविक नाम का उल्लेख हुआ है, जो झारखंड के लिए हुआ है। मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड के लिए क्या नाम था, तो आटविक हुआ। उसके बाद हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट है। और एक बार देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो दोबारा देखने से समझ में आ जाएगा क्या ट्रिक थे। सिंहभूम का रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले, चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के मिले, और रांची से कुषाणकालीन सिक्के मिले। उसके बाद यहाँ पे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में क्या नाम है झारखंड का, तो मुरुंड देश, ठीक है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद है फाइयान ने क्या नाम दिया था, तो कुक्कुटलाट। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्थानीय राजवंशों का उदय। स्थानीय राजवंश में देखिए, मुंडा राजवंश आएगा, फिर छोटा नागपुर खास का नागवंश आएगा, पलामू का रक्सेल वंश तथा चेरो वंश भी आएगा। पलामू का रक्सेल वंश तथा चेरो वंश, सिंहभूम का सिंह वंश तथा ढालभूम का ढाल वंश। उसके बाद आएगा धनबाद मतलब मानभूम का मान वंश। फिर देखेंगे हम लोग खड़गडीहा का राजवंश देखेंगे, खड़गडीहा राजवंश देखेंगे। फिर रामगढ़ राज्य के बारे में देखेंगे। उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं मुंडा राजवंश। तो झारखंड में मुंडाओं का आगमन मध्य भारत आजमगढ़ की ओर से हुआ था, और मुंडाओं का आगमन लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ था। मुंडा जनजाति जो था राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रभावशाली जनजाति था, तथा मुंडाओं ने ही राज्य स्थापना के लिए प्रथम प्रयास किए थे, और ये सफल भी हुए थे। मुंडाओं ने अपनी जनजातीय शासन पद्धति को जन्म दिया, जिसे खूटकटी प्रथा या परहा पंचायत प्रथा कहते हैं। ये शासन पद्धति जो है, इस सबको हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इस जनजाति ने सर्वप्रथम जो रीसा या रीता, कहीं कहीं रीसा मिलेगा, कहीं कहीं रीता मिलेगा, रीसा मुंडा या रीता मुंडा, इन्हीं के नेतृत्व में
एक ही आदमी है, रीसा या रीता। इन्हीं के नेतृत्व में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और रीसा मुंडा जो थे, उन्हीं ने सुतिया पाहन नामक एक व्यक्ति को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया। और सुतिया पाहन ने क्या किया, सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की। मतलब सबसे पहले मुंडाओं ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को अपनाया था। उसमें भी सबसे पहले कौन था, तो रीता या रीसा मुंडा। और रीसा मुंडा ने क्या किया था, सुतिया पाहन नामक एक व्यक्ति को वो शासक नियुक्त किया। और सुतिया पाहन जो बना, शासक बन गया, तो उसने अपने बुद्धि से सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की। और जिसकी राजधानी, सुतिया नागखंड की राजधानी उसने सुतियांबे को बनाया। सुतिया नागखंड की राजधानी सुतियांबे। देखिए, सुतिया पाहन, सुतिया नागखंड, सुतियांबे, सु सब में है, तो इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। सुतिया पाहन ने सुतिया नागखंड राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी सुतियांबे थी। सुतिया पाहन का राज्य 7 गढ़ एवं 21 परगना में विभक्त था। तो 7 गढ़ और 21 परगना, 7 या 21, 7 गो गढ़ था और 21 परगना में विभक्त था। 7 गढ़ और 21 परगना क्वेश्चन पूछता है नहीं एग्जाम में कि सातों गढ़ों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ना कि 21 परगना को। सिर्फ इतना याद रखना है कि 7 गढ़ थे और 21 परगना में विभक्त था। सुतिया नागखंड की राजधानी सुतियांबे। अच्छा, सुतिया नागखंड की राजधानी सुतियांबे है, मतलब थी, जो कि अभी पिठोरिया कहाँ, रांची, तब रांची, अभी का वर्तमान रांची। सुतिया पाहन का उत्तराधिकारी, मतलब सुतिया पाहन के बाद कौन बना राजा, तो मदरा मुंडा, जो कि अंतिम राजा भी कहलाया। अब मदरा मुंडा अंतिम राजा था, लेकिन मदरा मुंडा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब उसने फनी मुकुट राय को गोद लिया था। और फनी मुकुट राय ही नेक्स्ट राजा बना, आगे जाके राजा बना। लेकिन ये मुंडा वंश का नहीं था, ये इसने नाग वंश का स्थापना किया। नाग वंश की स्थापना किसने की, तो फनी मुकुट राय ने। और मदरा मुंडा ने ही मुड़मा जतरा मेला की शुरुआत की। किसने, मौसे मदरा और यहाँ मुड़मा जतरा मेला की शुरुआत किसने की, तो मुड़मा जतरा मेला की शुरुआत मदरा मुंडा ने की। नेक्स्ट देखते हैं छोटा नागपुर खास का नागवंश। तो अंतिम राजा मदरा मुंडाओं का जो अंतिम राजा था मदरा मुंडा, वह अन्य नेताओं की सर्वसम्मति से 64 ईस्वी, मतलब प्रथम शताब्दी में फनी मुकुट राय को राजा चुना गया, जिसने नागवंशी राज्य की स्थापना की। फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग तथा पार्वती का बेटा था, ये पूछता है नहीं। अब देखिए, इन्होंने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया था। फनी मुंडा राजवंश में भी हम लोगों ने देखा कि जो सुतिया नागखंड था, सुतिया नागखंड की राजधानी सुतियांबे थी। और सेम उसी तरह जो फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य की स्थापना की, उसकी राजधानी भी सुतियांबे ही थी। और वहाँ उन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। अब फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। ये तो इजी है, फनी मुकुट राय और नागवंश। तो नागवंश का संस्थापक कौन है, फनी मुकुट राय। और नाग के पास फन होता है, और शायद इनका नामकरण भी इसी वजह से ही हुआ है। कोई नाग फन फैला के शायद उनकी रक्षा कर रहा था, इसी कारण से उनका नाम फनी मुकुट राय पड़ा है। तो फन और नाग से रिलेट कर सकते हैं कि नागवंश का संस्थापक कौन था, तो फनी मुकुट राय। नाग के पास फन होता है और इन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इनका जो राज्य था 66 परगनों में विभक्त था। फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था तथा गोवंशी राजपूत राजकुमारी के साथ विवाह कर अपनी स्थिति को और मजबूत कर ली थी। पंचेत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद उसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई थी। इन्होंने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए निमंत्रित किया।
इन्होंने बनारस से आए गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। इन्होंने मतलब कि झारखंड में खाली मतलब झारखंड में केवल झारखंड के लोग ही नहीं बल्कि बाहरी लोगों को भी आमंत्रित किया। उनमें से जो एक बनारस से आए थे वो गैर आदिवासी थे, भवराय श्रीवास्तव, उनको उन्होंने अपना दीवान बनाया। बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या कर दी। किसने हत्या की? तो बाघ ने बाघ फन को तब ऐसे याद कर सकते हैं, बाघ ने फन को कुचल दिया। बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या की थी। अब फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, घट राय, मदन राय, प्रताप राय तथा दर्पनाथ शाह शासक बने। बेनीराम महता द्वारा तैयार नाग वंशावली। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नाग वंशावली किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो बेनीराम महता के द्वारा। तो उनके अनुसार प्रताप राय जो थे वो चतुर्थ नागवंशी शासक था और उन्होंने सुतियांबे से राजधानी बदलकर चुटिया ले गया। मतलब हो सकता है उतना जो चारों था सबका सुतियांबे ही था, लेकिन ये जो चौथा आया प्रताप राय, उसने सुतियांबे से राजधानी को बदल के चुटिया कर दिया। और चुटिया कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भीमकर्ण। भीमकर्ण ऐसा पहला शासक था नागवंश का कि राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि लिया था, जो कलचुरी वंश से प्रभावित था। सरगुजा भी कहाँ? छत्तीसगढ़। सरगुजा के हेयवंशी रक्सेलों ने 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया था भीमकर्ण के शासन के टाइम ही, जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो ये बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, ये याद रख लीजिएगा कि सरगुजा का जो है ये वंशी रक्सेल थे वो अपना 12,000 घुड़सवार तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया था और जिस युद्ध को बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। और रक्सेलों को पराजित किया, भीमकर्ण ने रक्सेलों को पराजित किया और इस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। और एक चीज़ है, भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिवदास कर्ण। तो शिवदास कर्ण वो हापा मुनि घाघरा गुमला, जो हापा मुनि मंदिर है वो घाघरा जगह गुमला जिला में स्थित है, में सियानाथ देव के हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई थी। और ये जो हापा मुनि मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में गजघंट राय ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं छत्रकर्ण। तो छत्रकर्ण जो था वो लोधी वंश के समकालीन था और कोराम्बे में विष्णु की मूर्ति स्थापित की। कोराम्बे कहाँ है? गुमला में। तो वहाँ विष्णु की मूर्ति स्थापित की। अब देखिए चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना के कई गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की। अभी जो हम लोग देखते हैं गांव-गांव में ठाकुरबाड़ी, तो वो चैतन्य महाप्रभु ने ही करवाए थे। संथाल परगना इलाका की बात कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग भी इधर अपने इलाके में देखते हैं ठाकुरबाड़ी है। और ये जो चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार किया। वैष्णव मतलब विष्णु जी, उनका मत का जो है उसका प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट देखते हैं एनीनाथ शाह। ये भी नागवंश का ही शासक हैं। उन्होंने 1691 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर, जो कि कहाँ रांची में है, उसका निर्माण करवाया था। देखते हैं उसके बाद दुर्जन साल भी नागवंश का ही शासक है। वो 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में जहांगीर द्वारा बंदी रहा। उसके बाद है हीरे की अच्छी पारखी होने के कारण इसे जहांगीर द्वारा शाह की उपाधि दी गई थी और बंदी भी इसी कारण से ही उसे बनाया गया था। नवरत्नगढ़ किले का निर्माण करवाया। दुर्जन साल ने नवरत्नगढ़ किले का निर्माण कराया, जिसे दोयसागढ़ का किला भी बोलते हैं। ये दोयसा गुमला में है और ये जो किला है वो 5 मंजिला भवन है। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है
क्वेश्चन पूछता है कि राजधानी और संस्थापक, ये नागवंश संस्थापक नागवंशी राजा सब हैं, नागवंशी। सबसे पहले देखिए सुतियांबे। सुतियांबे फनी मुकुट राय हम लोग तब से याद कर रहे हैं, तो ये हालांकि याद होगा। देखिए उसके बाद है चुटिया। चुटिया प्रताप राय, ये किसे याद करेंगे? तो चुटिया को कर लीजिए चीटी। चीटी सब बहुत प्रतापी होता है। देखे होंगे कि वो लोग अपना वजन से ज़्यादा दुगना वजन लेके चलता है, जैसे याद कर सकते हैं कि चुटिया से चीटी कर लीजिए, चीटी बहुत प्रतापी होता है। नेक्स्ट आते हैं खुखरा। खुखरा को कौन बनाया था राजधानी? तो भीमकर्ण। तो भीम, महाभारत का भीम को याद कीजिए, वो उसका शरीर बहुत लंबा चौड़ा था, तो थोड़ा खूंखार टाइप का लगता था, हालांकि था नहीं, तो आप लोग ऐसे रिलेट करने के लिए मैं बता रही हूँ कि भीम को खुखरा से याद कर लीजिए, खूंखार, खुखरा। नेक्स्ट देखते हैं दोयसा। दोयसा या डोयसा या दोयसा, जो बोलिएगा, मतलब तीनों लिखा हो, तीनों में से कोई दिया रह सकता है एक। तो दो से है, इसमें भी दो है, तो इसमें तो कुछ ट्रिक ही नहीं लगाना है। दो से दोयसा, दो से दुर्जन साल, या उसे दुर्जन शाह। शाह की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने उसे शाह की उपाधि दी थी। उसके बाद देखते हैं पालकोट, यदुनाथ। पालकोट के लिए मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ देखिए नेक्स्ट, पालकोट भोरो। यहाँ भोरो है, उसमें कर लीजिए, भोरो को पकड़ लीजिए, और यहाँ जग। ये भोर और ये जग, हम लोग कब जगते हैं? तो भोर में जगते हैं। पालकोट भोरो, तो हम लोग जगते कब है? भोर में, तो जगन्नाथ शाह। उसके बाद देखिए रातूगढ़। रातूगढ़, यहाँ रात है और यहाँ उदय है, तो पता है रात के बाद उदय होता है, मतलब सूर्य का उदय सुबह होता है, तो रात के बाद उदय होता है। रातूगढ़ उदय, उदयनाथ शाहदेव। तो सुतियांबे का याद है फनी मुकुट राय। चुटिया से चीटी कर लीजिए, चीटी का तो हो गया प्रताप। खुखरा उसी तरह भीमकर्ण। दोयसा का दुर्जन साल। पालकोट का ऐसे याद कर लीजिएगा, पालकोट का यदुनाथ शाह। क्वेश्चन पूछ चुका है कि इन निम्न में से किस शासक ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया था? तो फनी मुकुट राय। ये भी पूछ सकता है किसने सुतियांबे से राजधानी चुटिया किया था? प्रताप राय। इस तरह करके पूछता है, इसीलिए इसे याद रख लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतने ही। अब नेक्स्ट डे पलामू का रक्सेल वंश और आगे देखेंगे।